पढ़ेंगे कृषि के बारे में। अब कृषि क्या है बच्चों, देखो ये तो आप जानते हैं खाद्यान्न का उत्पादन कृषि कहलाता है, जैसे गेहूँ, धान, दालें आदि का उत्पादन करना। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ की 64% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य पर लगी हुई है। और ये भी आपको पता है कि भारत का सबसे अधिक कृषि उत्पादन उत्तर के मैदान में होता है, क्योंकि ये नदियों द्वारा लाई हुई उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ है। ठीक हो गया। अब इस पाठ की अगर हम बात करें तो इस पाठ में छोटे प्रश्न जो हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न एक एक नंबर के प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में 2-3 नंबर आपसे पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न इसमें है, 2 रेशेदार फसलों के नाम बताइए। तो आप लिखेंगे कपास और जूट। 2 पेय फसलों के नाम बताइए, चाय और कहवा। 2 तिलहन फसलों के नाम बताइए, सरसों और तिल जिनसे तेल निकलता है। 2 दलहन फसलों के नाम, अरहर और उड़द। चाय उत्पादक 2 राज्य, असम और तमिलनाडु। चाय उत्पादन में प्रथम स्थान असम का है और जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का, फिर उड़ीसा। कपास उत्पादक 2 राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक हो गया। गन्ना उत्पादक 2 राज्य, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो गन्ना होता है ये बहुत रसीला, मीठा और मोटा होता है। और चावल उत्पादक 2 राज्य, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। पूरे भारत में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। गेहूं उत्पादन 2 राज्य, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ठीक हो गया। अब फसलों के प्रकार, हमारे यहाँ मुख्यतः फसलें 3 प्रकार की पाई जाती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। 2 रबी की फसलों के नाम लिखिए। ये प्रश्न आता है तो हमारे बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको एक सरल तरीका बताऊँ इसको याद करने का। रबी की फसल में देखो 2 वर्ण हैं रबी, तो ऐसे ही गेहूँ इसकी मुख्य फसल है, उसमें भी 2 वर्ण हैं, देखो गेहूँ। ठीक हो गया। तो अब गेहूँ के साथ हम क्या बोते हैं, जौ बोते हैं, मटर बोते हैं, चना। तो ये तो हमारी रबी की फसल हो गई। ठीक। अब दूसरी बात करें खरीफ की फसल की, तो खरीफ में देखो 3 वर्ण हैं, तो इसकी मुख्य फसल है चावल। तो चावल के साथ हम मक्का बोते हैं, मंडुआ बोते हैं, है ना। तो ये खरीफ की फसल हो गई। और जायद की फसल में हम लोग अमूमन सब्जियां और फल आदि जैसे ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि बोते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, हरित क्रांति किसे कहते हैं। देखो, उन्नत बीज, रासायनिक खाद, आधुनिक कृषि यंत्रों द्वारा गेहूं और धान की उपज में वृद्धि करना क्या कहलाता है? हरित क्रांति कहलाता है। और इसके जन्मदाता जो थे वो थे नॉर्मन ई बोरलग। और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता थे MS स्वामीनाथन। अब हरित क्रांति की ही तरह श्वेत क्रांति बच्चों, इसमें क्या होता है, जैसे हरित क्रांति में कृषि उत्पादन की वृद्धि हम करते हैं, तो श्वेत क्रांति में दूध के उत्पादन में वृद्धि की जाती है। तो इसी को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है और इसके जन्मदाता थे वर्गीज कुरियन। अब अगला हमारा है रक्तहीन क्रांति या भूदान आंदोलन। इसमें कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रक्तहीन क्रांति किसे कहते हैं या भूदान आंदोलन किसने चलाया। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया था। आंध्र प्रदेश के पोचनपल्ली गांव के भूमिहीन किसानों को इन्होंने 80 एकड़ भूमि बांटी थी। इसी को हम क्या कहते हैं? रक्तहीन क्रांति या भूदान आंदोलन कहते हैं। इससे प्रभावित होकर के वहाँ के जमींदारों ने भी अपने किसानों को, कई गांव जो थे भूमिहीन किसानों को बांटे। ठीक हो गया। अगला है भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि यहाँ की कृषि मानसून पर निर्भर है बच्चों। इसको मानसून का जुआ भी कहते हैं। जैसे जुए में हार जीत का कुछ पता नहीं है, ऐसे ही हमारी कृषि का भी निश्चित नहीं है। अगर वर्षा टाइम से हो गई, बीच बीच में वर्षा होती रही, सिंचाई का कार्य होता रहा, तो हमारी कृषि अच्छी होगी, नहीं तो कम हो जाएगी। निम्न उत्पादकता, क्योंकि हम अधिक तकनीकी इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, हमारे पास बहुत उन्नत किस्म के बीज नहीं होते हैं, तो हमारे यहाँ भी उत्पादकता भी कम पाई जाती है। खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, हमारे जो कृषक होते हैं मुख्यतया क्या बोते हैं? धान, गेहूँ, दालें आदि ही बोते हैं। अन्य फल, बाग बगीचे, सब्जी आदि का उत्पादन कम करते हैं। और यहाँ की कृषि बहुत श्रम प्रधान है बच्चों, और इसका कारण एक है छोटे छोटे खेत होना। छोटे छोटे खेत होने के कारण हम यहाँ पे बहुत तकनीकी का प्रयोग, बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग करके कृषि कार्य नहीं कर पाते हैं। और जीविका का ये मुख्य साधन है, और 64% जो जनसंख्या है यहाँ की कृषि पर निर्भर है। तो ये तो थी भारतीय कृषि की विशेषताएँ। अब अगला पॉइंट है कृषि के प्रकार।
देखो कृषि के प्रकार को हमने कई प्रकार से बांट रखा है। पहला तो है भूमि की उपलब्धता के आधार पर। भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि दो प्रकार की होती है, सघन कृषि या गहन कृषि, और दूसरी है विस्तृत कृषि। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि सघन कृषि में तो क्या हो रहा है, खेत छोटा है लेकिन उसमें हम आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके, उन्नत बीजों का, रासायनिक खादों का प्रयोग करके अधिक कृषि उपज पैदा करते हैं। जैसे जापान देश की मैं बात करूं, चीन देश की मैं बात करूं, वहाँ पर क्या होता है बच्चों, जापान में जिस खेत में हमारा यहाँ पे 1 बोरा धान हो रहा है, वहाँ पर उसी खेत में 3 या 4 बोरे धान हो रहे हैं उतने ही क्षेत्र में। ये इसी को कहते हैं सघन कृषि। इसका मुख्य कारण है नवीन तकनीकी का प्रयोग करना या अच्छे बीजों का प्रयोग करना। ठीक हो गया। दूसरा है विस्तृत कृषि। किसे कहते हैं, देखो इसी के विपरीत है, नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें खेत तो बहुत विस्तृत हैं, बड़े हैं, लेकिन जनसंख्या कम है। तो वहाँ पर मशीनों के द्वारा कृषि कार्य होता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। तो इसी को कहते हैं विस्तृत कृषि। दूसरा प्रकार है इसमें जलापूर्ति के आधार पर कृषि। कितने प्रकार की होती है इसमें, एक तो है तर कृषि, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जैसे पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है। आर्द्र कृषि, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सिंचित कृषि, जहाँ पर सिंचाई के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। और शुष्क कृषि, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसको वहाँ पे शुष्क कृषि बोई जाती है। ठीक हो गया। अब तीसरा इसमें प्रकार है उत्पादन की मात्रा के आधार पर। इसमें बच्चों पहला और तीसरा वाला जो है, जैसे इसमें से कई बार टिप्पणी में पूछा जाता है, जीवन निर्वाह कृषि क्या है, रोपण या बागायती कृषि से आप क्या समझते हैं, सघन कृषि क्या है। ठीक है। तो उत्पादन की मात्रा के आधार पर जीवन निर्वाह कृषि और व्यापारिक या नगदी कृषि और रोपण या बागायती कृषि, 3 प्रकार की ये कृषि होती है। अब जीवन निर्वाह कृषि का मतलब होता है जहाँ पर किसान अपने और अपने परिवार का जीवन निर्वाह करने के लिए कृषि कार्य करता है। ये भी 2 प्रकार की होती है, एक तो झूमिंग कृषि और दूसरी स्थायी कृषि। झूमिंग कृषि कहते हैं कि जहाँ पर स्थान बदला जाता है, स्थानांतरित कृषि भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी जंगल को पहले पूरा काट दिया जाता है, 9 में भी आपने पढ़ा था, फिर उसको जला दिया जाता है और उसकी राख को मिट्टी में मिला करके उसमें मोटा अनाज बोया जाता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो स्थानांतरित कृषि होती है, इसमें स्थान बदलते रहता है। कुछ सालों बाद जब उसका उपजाऊपन कम हो जाता है तो यही कार्य फिर दूसरी जगह पर किया जाता है। तो ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत हानिकारक है, इसलिए सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। अब दूसरी है स्थायी कृषि। स्थायी कृषि में क्या होता है कि लंबे समय के लिए कृषि कार्य एक ही स्थान पर किया जाता है, तो इसको स्थायी कृषि कहते हैं। इसका दूसरा प्रकार था व्यापारिक या नगदी कृषि। मतलब जिस कृषि को हम व्यापार के उद्देश्य से करते हैं, पैसा कमाने के उद्देश्य से, जैसे चाय उत्पादन है, गन्ना उत्पादन है, कपास उत्पादन है, जूट उत्पादन है, इसको कहते हैं व्यापारिक या नगदी कृषि। तीसरा है बच्चों रोपण या बागायती कृषि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें क्या होता है कि कृषि की जो उपज होती है उसको एक बार बो दिया जाता है और लंबे समय तक, कितने लंबे समय तक उससे हमको बार बार उपज मिलते रहती है। जैसे आम के बाग लगा देना है, केले के बाग लगा देना है, गन्ने के बाग लगा देना है ना। तो इस तरह की कृषि में क्या होता है कि लंबे समय तक हमको उत्पादन उस कृषि से मिलता रहता है, तो इसी को रोपण या बागायती कृषि कहते हैं। अब इसमें एक दीर्घोत्तरी प्रश्न हमारा बार बार पूछा जाता है बच्चों, कृषि के बारे में पूछा जाएगा। जैसे ठीक है, गेहूं के फसल या चावल के किसी एक का पूरा वर्णन कीजिए, ये प्रश्न आपका आता है। तो इसमें देखिए मैंने एक बॉक्स बना रखा है जिसके द्वारा आप पूरा सारी फसलों को एक साथ जान सकते हैं। जैसे अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं के लिए आप हर कृषि जो भी आप आए उसके लिए आपको ये 6 हेडिंगें याद करनी है। पहले तो आप लिखेंगे जलवायु, दूसरे में तापमान, तीसरे में वर्षा, चौथे में मिट्टी, पांचवे में श्रमिक और छठे में उत्पादक क्षेत्र। ठीक है। तो गेहूं की अगर हम बात करें तो गेहूं के लिए कैसी जलवायु का पौधा है, ये समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। ठीक है। और इसके लिए तापमान जो है, देखो जाड़ों में बोया जाता है ना, तो बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए होता है और पकते समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए तापमान चाहिए। और वर्षा भी इसके लिए बहुत कम चाहिए क्योंकि जाड़ों में वर्षा कम होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा में ये हो जाता है। और इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए, देखो दोमट और चिकनी मिट्टी। श्रमिक कब, कटाई बुआई गुड़ाई के समय इसमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है।
अगर उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो उत्पादक क्षेत्र जो है सबसे अधिक गेहूं भारत में उत्तर प्रदेश में होता है, फिर पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में। दूसरी फसल है चावल। चावल जो है बच्चों उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का पौधा है। इसके लिए देखो तापमान अधिक चाहिए, बरसात के सीजन में ये होता है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए तापमान चाहिए, और वर्षा भी अधिक चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर। पर्वतीय मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी में ये अच्छा होता है। इसकी बुआई करते समय, रोपाई के समय देखो कितने श्रमिक हमको चाहिए होते हैं, हमको श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक हो गया। तीसरा है गन्ना। गन्ना भी जो है हमारा उष्णकटिबंधीय पौधा है, और इसके लिए तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री तक चाहिए। वर्षा इसके लिए धान से कम चाहिए, देखो 75 से 100 सेंटीमीटर। और मिट्टी दोमट और चिकनी मिट्टी, और भारी श्रमिकों की इसको भी कटाई निराई के समय, और इससे जब पत्ते अलग करके इसको साफ किया जाता है तो उसमें भी श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। फिर है बच्चों हमारा चाय। चाय भी उष्णकटिबंधीय पौधा है, और इसके लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। वर्षा 150 से 200, देखिए बहुत अधिक वर्षा इसके लिए भी चाहिए। लेकिन एक अंतर है धान और इसमें कि, तो धान में तो पानी हमेशा जमा रहना चाहिए, लेकिन चाय ऐसी जगह पे होता है जहाँ ढालू जमीन होती है, जहाँ पे पानी जमा न हो। इसकी जड़ों में पानी लंबे समय तक जमा नहीं होना चाहिए। ठीक है। मिट्टी दोमट मिट्टी चाहिए इसके लिए। और इसकी जो पत्तियां चुनी जाती हैं कोमल, जिससे चाय की पत्ती बनती है, उसमें बहुत अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। विशेषकर ये कार्य औरतें करती हैं, देखा होगा आपने। अच्छा, चाय उत्पादक प्रथम स्थान असम का है, फिर पश्चिम बंगाल का है, तमिलनाडु का है, और केरल में चाय होती है। ऐसी कपास है बच्चों, ये उष्णकटिबंधीय पौधा है, और तापमान इसके लिए भी अधिक चाहिए, 25 डिग्री से 35 डिग्री तक। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर तक। काली मिट्टी की इसमें आवश्यकता होती है, और इसके फूल चुनने, सूत काटने आदि में हमको श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और कपास उत्पादक प्रथम स्थान पंजाब का है, देखो, फिर महाराष्ट्र, गुजरात का। और जूट जो है ये गर्म और नम जलवायु का पौधा है। इसके लिए तापमान 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर तक। इसीलिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वाले हिस्से में अधिक होता है। ठीक है। और मिट्टी इसके लिए चाहिए जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी। इसको बोने काटने के समय हमारे श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और उत्पादक क्षेत्र हैं इसके पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा आदि। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हुआ। आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। और अगला हमारा खनिज वाला पाठ जो है हम कल पढ़ाएंगे इसको। थैंक यू।